सारा प्रणाम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं भूपेश कोहली। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज शाम 5 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश की सभी तमाम पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बीच बैठक में भारत चीन के बीच विवाद सीमा पर चर्चा की जानी है और इस वर्चुअल बैठक के लिए 17 दलों को आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। आपको बता दें कि भारत चीन के सैनिकों के बीच सोमवार को गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस तनाव के बाद से देश में गुस्से का माहौल है। चीन को कड़ा जवाब देने की आवाज हर तरफ से उठ रही है। चीन विवाद को लेकर चर्चा करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। शाम 5 बजे वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को उसमें बुलाया गया है। इस खास चर्चा में जो वहां पर चर्चा होगी उस पर यहां पर चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वैभव अग्रवाल मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और स्टूडियो की बात करें तो पंकज हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार और झारखंड चैनल के संपादक हैं। पंकज, स्वागत है आपका। साथ ही साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत विपक्ष से करते हैं, शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। कांग्रेस का लगातार कहना है कि जो भी सरकार कदम उठाती है देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, कांग्रेस उसका पुरजोर साथ देगी और पूरा सहयोग करेगी। ऐसे में ये जो मीटिंग बुलाई गई है, इस पर आपका पहला रिएक्शन? हमने तो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। हम तो 5 मई से लगातार भारत सरकार को चेता रहे थे। श्री राहुल गांधी जी विभिन्न माध्यमों से कह रहे थे, विभिन्न सूचनाओं को सरकार को देने का प्रयास कर रहे थे, आपके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन सरकार डिनायल मोड में थी। आज 45 दिन से ऊपर हो गए हैं सरकार को ये एक्सेप्ट करने में, जब तक हमारे सैनिकों की शहादत नहीं हुई, हमारे सैनिकों को धोखे से जब तक नहीं मारा गया गलवान वैली में, सरकार ये मानने तक के लिए तैयार नहीं थी कि उन्होंने हमारी अविवादित भूमि पर कब्जा किया जी। जिस भूमि पर कोई विवाद नहीं था, विवादित भूमि पर दोनों की पेट्रोलिंग होती है, लेकिन गलवान वैली एक ऐसी वैली है जिस पर कि आज तक कोई विवाद था ही नहीं। तो उस अविवादित भूमि पर उनके टैंक्स लगे, उनकी हैवी आर्टिलरी आई, उनके 1000 सैनिक से ऊपर है, 2,500-3 हजार सैनिक। कुछ तो आज एक सैनिक के पिता की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर है, बता रहे हैं वहां पर। तो ये सरकार को ये जरूर बताना होगा कि सरकार इस ड्यूरेशन में क्या कर रही थी। वर्चुअल रैली कर रही थी, इस ड्यूरेशन में तमाम मंचों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार में सैन्य सहायता, सैन्य को उसको लेकर के कोई बात क्यों नहीं हो रही थी? सरकार इस डिनायल मोड में क्यों थी कि साहब हमारे यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, हमारे सैनिकों को धोखे से मारा गया। इससे पहले सरकार जो है चीन की मंशा इंटेलिजेंस के माध्यम से या और किसी माध्यम से क्यों नहीं बात? आता हूं आपके पास, आता हूं सुरेंद्र जी। वैभव अग्रवाल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नेता हमारे साथ मौजूद है। वैभव जी, सीधे सीधे आरोप ये कहा जा रहा है कि हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, अभी वक्त देश में अखंडता एकता को बनाए रखने का है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाने की जुगत है कि पूरा देश इस मसले पर एक है। सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये छीटाकशी और ये आरोप भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब चाइना के लोग अंदर घुस रहे थे, चीनी सेना अंदर घुस रही थी, बंकर बना रही थी, तब हमारी सरकार क्या कर रही थी? वर्चुअल रैलीज को उस वक्त छोड़कर चीन के बॉर्डर पर ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले तो नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर एक चर्चा रखी और जिसके अंदर शुक्र है भगवान का कि कांग्रेस के मेरे मित्र मोदी आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ज्यादातर टीवी चैनलों से है कुछ कहने पे कि कभी कभी पप्पू जी की भी बात हो जाती है। कोई बात नहीं। अब जहां तक कांग्रेस की इस पूरी बात समझ है और लांछन है और जो पीड़ा है कांग्रेस की पूरे मसले पर, वो ऐसा है कि क्योंकि कांग्रेस को इस मसले की समझ ही नहीं है, इसलिए जनता ने उनको सरकार में नहीं बिठाया हुआ है। जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को पद पे बिठाया हुआ है देश की रक्षा और
अब जहां तक कांग्रेस की बात आती है, वो लांछन लगाती है हमारे ऊपर, मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मेरे मित्र हैं सुरेंद्र जी, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया कल या परसों किया, कल किया था एक वीडियो जारी, जिसके अंदर पूछा कि वहां पे हमारे सैनिक जो है वो अनआर्म्ड क्यों है, अनआर्म्ड कैपिटल में लिखा था, इंग्लिश में भी लिखा था, हिंदी में भी लिखा था, वो क्या है, निहत्थे क्यों गए हैं, वहां पे क्यों भेजा है। अब मुझे तो यही चीज समझ में आती कि जिस नेता को, जिस कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को, और कांग्रेस के चार्टर के हिसाब से उनका जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के बराबर होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी का पूरा केयर करता है, तो जिस जनरल सेक्रेटरी को अपनी हिस्ट्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ध्यान रखिएगा, मेरे को शर्म आती है कि वैसा इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसको अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, गवर्नेंस के बारे में नहीं पता है, एमओयू के बारे में नहीं पता है। इनके कोई प्रवक्ता रिपब्लिक भारत पे या कहां पे, कौन से चैनल पे बैठे थे, एमओयू को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो आप देखिए, जिस पार्टी को इतनी समझ नहीं है कि वो वहां पे रहते थे, चलिए, लेकिन इनके दबाव में तो आए। इनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक आपने हमारे दबाव में बुलाई है, हम लगातार कह रहे थे कि सरकार सो रही है, सेना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बॉर्डर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वर्चुअल रैलीज की जा रही हैं, इलेक्शन में आपका ध्यान है। इन्होंने दबाव बनाया सरकार पर, इसलिए सरकार जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाने पर सहमत हुई, उस पर दबाव बना। ये कांग्रेस का कहना है, इसका जवाब बहुत संक्षेप में। चलिए कांग्रेस अगर ये कहती है कि देश के लिए अपना करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष की एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोलूंगा कि विपक्ष में पहले भूमिका ये होती है, विपक्ष जब भी सरकार पर दबाव बनाए, वो केवल और केवल तथ्यों के बेसिस पे दबाव बनाए, झूठ के बेसिस पे, पुलिंदों के बेसिस पे ना दबाव बनाए। झूठ और पुलिंदों के बेसिस पर आप दबाव बना रहे हैं, आपके दबाव का कोई मायने नहीं है। सरकार को जब समझ में आया तब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुरेंद्र जी, देखिए, मैं बहुत छोटे छोटे 2-3 बातें कहूंगा। सच बात तो यह है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को एक राहुल गांधी जी का फोबिया हो गया है और इस तरीके की निर्लज्ज, नीच और बेशर्मी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं श्री राहुल गांधी जी के लिए कि सामने कांग्रेस का प्रवक्ता कहीं ना कहीं इन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए या गृह मंत्री जी के लिए तड़ी पार और फेंकू जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करें, ऐसा वो लोग उकसाते हैं। सच बात यह है कि बात इसको देख करके 5 मई से लेकर के आज तक सरकार क्या कर रही थी, ये फैक्चुअल बताने की जगह पर राहुल गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत छींटाकशी करने से क्या चीन की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या हमारे सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया जाएगा? और ये सारी इतनी अनर्गल बातें और इतनी निर्लज्ज बातें करने से देश के इस संकट के समय में क्या आप पूरे देश का सहयोग और साथ ले पाएंगे? इस तरीके से, जिस तरीके की भाषा का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, वैभव अच्छे आदमी है लेकिन इनको अमित मालवीय और संबित पात्रा बनने का शौक चढ़ गया है, इन्हें झूठ, छल। चलिए, निजी प्रत्यारोप पर नहीं आएंगे। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बिगड़े हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वर्चुअल मीटिंग है, 20 पॉलिटिकल पार्टीज इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। कितनी अहम ये बैठक, और क्या ये बैठक कुछ दिन पहले हो जानी चाहिए थी जैसा कांग्रेस कह रही है? देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि उनके दबाव में प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग बुलाया है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही थी। मैं ये मानता हूं कि 20 सोल्जर्स जिनकी शहादत हुई वहां पर, और देश में जिस तरह का मूड है, जिस तरह का एग्रेशन है चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको लेकर के जरूर भारतीय प्रधानमंत्री को ये लगा, हमारे प्रधानमंत्री को लगा कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और देश में जिस तरह की मूड है, क्योंकि इतनी गंभीर बातें हैं, उस पर चर्चा कर ली जाए, सभी पार्टी से चर्चा कर ली जाए, क्योंकि जो लद्दाख का इलाका है, गलवान वैली है, वहां पर मैटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी टेंस सिचुएशन है, और ऐसे सिचुएशन में सर्वदलीय बैठक बुला करके तमाम दलों की राय ली जाए। क्योंकि आप अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में देखें जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे
करे। और लगातार पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो, चाइना से बदला लो, हमारे देश के सैनिकों का जो शहादत हुआ है उसका बदला लो, ये तमाम तरह की मांगे हो रही है। तो प्रधानमंत्री देश का मूड बेहतर समझते हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तमाम देश के बड़े नेता उसमें मौजूद होंगे। सिर्फ 2 ऐसे दल हैं जिनको न्योता नहीं दिया गया है, जिन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। उसमें एक दल आप है, कहा यह और दूसरा दल बिहार का आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। कहा यह जा रहा है कि जिनके पास 5 से ज्यादा एमपीज नहीं है, सोर्सेज यही बता रहे हैं, उनको नहीं बुलाया गया और इस मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज को ही बुलाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस बात को लेकर के आरजेडी और आप दोनों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, आपने कहा कि आप दिल्ली में सरकार चला रही है, पंजाब में अपोजिशन की भूमिका में है। आरजेडी ने कहा कि आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा और खुद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का क्या क्राइटेरिया है, ये सरकार को बताना चाहिए। चलिए वैभव से इस सवाल का जवाब लेते हैं। वैभव, जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मीटिंग में क्या कहेंगे? पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपसे नाराज हैं। दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है, आपने उसको नहीं बुलाया। बिहार में एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव लीडर हैं उनके, तेजस्वी यादव आजकल पूरी तरह से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, उनको भी नहीं बुलाया है, वो भी नाराज हैं। क्या वजह रही? एक तरफ बात हो रही है पूरे देश में एकता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं सरकार को, बावजूद उसके 2 पॉलिटिकल पार्टीज को आपने नाराज कर दिया, इसके पीछे वजह? भूपेश जी, मुझे नहीं पता है कि प्रधानमंत्री की जो मीटिंग है वो प्रधानमंत्री की मीटिंग है, भाजपा की पार्टी अध्यक्ष की मीटिंग नहीं है। अगर होती तो मैं बता देता। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल विचार है इसके ऊपर, और जहां तक मेरे को इस सब्जेक्ट की जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है, और उसमें ये है, मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी और आरजेडी के पास राष्ट्रीय पार्टी होने का एक दल का, राष्ट्रीय दल होने का एक वो नहीं है। और ये क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है, सेंट्रल मुद्दा है, के अंदर आई थिंक सरकार ने बुलाई है, वो केवल और केवल उन दलों की मीटिंग बुलाई है जिनके पास राष्ट्रीय दलों का स्तर है, दर्जा है, और तो वही एक प्रोजेक्ट इसके अंदर होता है। और बाकी मुझे नहीं पता है कि ये भी अटकलें हैं कि सरकार ने इन्विटेशन दिया है या नहीं दिया है। मुझे लगता है कि इन्विटेशन दिया होगा, लेकिन क्योंकि आरजेडी के तेजस्वी यादव आजकल वीडियोस पे और टिकटॉक पे वीडियोस बनाने में मशगूल हैं, तो मनोज झा को उसका वो भी हो सकता है कि इनको थोड़ा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है, केंद्र में अहंकार से ग्रस्त अजीब सरकार है, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हमको बुलाया गया। केंद्र की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य ऑपोजिशन पार्टी में हम लोग हैं, हमारे सांसद भी हैं, हमारे पास एमएलएज भी हैं, बावजूद उसके क्या उनको नहीं लगता कि हमारी राय कोई मायने रखती है देश के लिए, जिसकी एक राज्य में सरकार है, दूसरे राज्य में ऑपोजिशन में है? बेशक उनकी राय एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल मायने रखती है, लेकिन उनकी राय अगर वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें अपने एक आदमी के साथ, तो वो बेहतर रहेगा। अभी मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, लेकिन उस बात को थोड़ा देखते हुए कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी गड़बड़ है। पहले भी हमने देखा है कि उन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं कि हमें 26 जनवरी का इन्विटेशन नहीं दिया है, हमें 15 अगस्त में कुर्सी नहीं दी है, हमें पीछे बिठा दिया है। तो ये देखिए उनके जो बात करने का स्टाइल है वो बड़ा फिल्मी है, उनके बात करने का स्टाइल राजनीतिक नहीं है, और राष्ट्र की जो सीरियसनेस है इस मुद्दे की या किसी भी मुद्दे की, उससे मेल नहीं खाता है। वो हर चीज बड़ी लाइटली लेते हैं। देखिए ना, आपकी और मेरी जान दिल्लीवासी हैं हम, आपकी और मेरी जान जोखिम में डली होती, दिल्ली में क्या हाल है कोरोना को लेकर, तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, परेशान है सब। तो आई थिंक आम आदमी पार्टी और आरजेडी क्या कहता है वो मसाले से देखना चाहिए, और इसमें सरकार पटकरे में नहीं करना चाहिए। चलिए आऊंगा आपके पास। रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक का एजेंडा, देश में शांति अमन कायम रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को विश्वास में लिया जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाए। इसका एजेंडा एक और है, सभी को विश्वास में लेने के बाद चीन को पीछे धकेलने की बात की जाए, बॉर्डर पर अपनी क्या तैयारी है इस पर भी बातचीत की जाए। हो सकता है प्रधानमंत्री इस पर जानकारी भी दें। रविंद्र, कितना जरूरी था ये ऑल पार्टी मीट? मेरे विचार से 100% बहुत अहम था। देखिए, इंपॉर्टेंट है हर चीज, सरकार का अपना रोल होता है, जितना भी सरकार सोच ले उसको वाइडर कंसल्टेशन हमेशा हेल्प करती हैं, अलग अलग आइडियाज होते हैं, और क्योंकि आगे जाके जो सरकार स्टेप्स कदम भी लेती है तो उसमें पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, राइट।
तो इसमें जितनी वाइडर कंसल्टेशन हो उतना अच्छा, जितना कॉन्फिडेंस में लिया जाए उतना अच्छा। क्योंकि देखिए इसके बाद जो सरकार स्टेप्स लेगी, अगर अभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है तो कल को ऑपोजिशन फिर कोई क्वेश्चन खड़े करेगी। तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ऑपोजिशन या सारी पार्टीज के साथ उतनी जितनी उसे लगे ठीक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर दे आज, ताकि कल को देखिए गलतियां होंगी, गैप्स होंगे, बट कैसे होंगे, कितने होंगे उसको देखना है, उसको कैसे मैनेज करना है वो क्वेश्चन होता है, राइट। क्योंकि ये टेरिटरी सबके लिए पहली टेरिटरी है, कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं है जो इस रास्ते पे पहले चला हुआ है, कोई भी देश, कोई भी इंसान, राइट। तो आगे जब चल के जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज और भी उठ सकती हैं तो उनको मिनिमाइज करने के लिए अभी अगर इंफॉर्मेशन शेयर करी जाए कि हम ये सोच रहे हैं, ये हमें चैलेंजेस दिख रहे हैं, और इनफैक्ट गवर्नमेंट कन्वे भी कर सकती है कि आप इस मुद्दे को जरा कम उछालना, सब ठीक है हम मानते हैं, पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसा करिएगा, आप इन टॉपिक्स पे ना जरा अपना टेम्परेचर कम रखिएगा, या इस टॉपिक पे आपके पास जो क्वेश्चंस है आप कृपया आप उनको इस एंगल से कम आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन की उनके साथ शेयर कर सकती है ये चीजें। उसके बाद जो होगा तो मंच फिर पर भी पाकिस्तान को जिस तरीके से अलग थलग किया, पीछे धकेल दिया, बैकफुट पर धकेल दिया, इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े थे पिछले अगर 2-3 साल में, सरकार की बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इसको देखा जाएगा। ऐसे में वक्त आ गया है कि चीन के साथ भी वही हश्र करने का, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर तमाम बड़े मुल्कों को अपने साथ एकजुट करना और चीन को अलग थलग करना, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी होगी केंद्र सरकार की। ओ एब्सोल्युटली 100% ही होगी और होनी चाहिए, और ये दो फ्रंट पे होगी। एक तो भारत की सरकार को दूसरी सरकारों के साथ कम्युनिकेशन करना, डिस्कस करना, इत्यादि इत्यादि, अपना पॉइंट रखना। कितने लोगों को दूसरी सरकारों में पता है कि इस बॉर्डर की क्या सिचुएशन है, ये वाले मैप्स शेयर करना। हमारी एम्बेसीज जो अलग अलग देशों में हैं उनको इस समय ओवर ड्राइव में हो जाना चाहिए, वहां की दूसरे देशों की सरकारों को, दूसरे देशों की मीडिया को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके दे, अपने एंगल से जो हमें दिखता है दुनिया कि चाइना हम क्या कर रही है, क्या गलतियां कर रही है, देखिए ये मैप रहा, इत्यादि इत्यादि। तो ये कम्युनिकेशन तो हमें ओवर ड्राइव में जानी चाहिए, पब्लिक कम्युनिकेशन वन, सरकार टू सरकार डेफिनेटली यस, हमें देखना चाहिए अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, किन के साथ क्या हो रहा है। बट मैं एक पॉइंट समझता हूं कि क्या ये मोमेंट आ गई है कि इंडिया टोटली अमेरिका कैंप में चला जाएगा, वो भी एक प्रश्न है इस समय। बट स्टिल उसके बिना भी भारत बहुत कुछ कर सकता है और हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आई थिंक हम नुकसान में रहेंगे। हमें फॉरेन पार्टनरशिप्स अलग अलग, क्योंकि सप्लाई चेन्स का मैटर है, WTO ट्रेड का मैटर है, वहां पे WTO में रिफॉर्म होना है, उसमें क्या होगा, कैसी ड्यूटीज वगैरह लगेंगी, जो कल की आर्किटेक्चर बनेगी ट्रेड और इकोनॉमी की, उसमें हमें रोल प्ले करना है। सारे दुनिया के देश इस समय सोच रहे हैं क्या करना है, तो हमें भी तो सोचना है। तो रविंद्र, काफी अहम जानकारी आपसे मिली। पंकज, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी लकीर खींची थी, एक डार्क लाइन खींची थी, सीधे सीधे चीन को संदेश दिया था, कड़ा संदेश दिया था, किसी तरह का कोई भ्रम ना पालिए, अगर भ्रम पालेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। ये 1965-1970 वाला भारत नहीं है, 2020 का भारत है। ठीक है, आपने हमारे 20 जवान जरूर शहीद हुए हैं, लेकिन वो भी मारते मारते मरे हैं। चीन को सीधा संदेश दिया था, उसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे या कुछ और डिप्लोमेसी होगी आज प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में, और उससे पहले कुछ संदेश दे सकते हैं? देखिए, सर्वदलीय बैठक का मतलब ये होता है, जितना मैं समझ पाता हूँ भूपेश, की सर्वदलीय बैठक करके पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जाता है कि जब भी हमारी कोई लड़ाई या कोई द्वेष या किसी तरह का टेंशन जब बाहर से होता है तो उस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ है। तो जाहिर तौर पर 20 पार्टीज के जो बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता होंगे, उसमें राजनाथ सिंह होंगे, अमित शाह होंगे, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा होंगे, शरद पवार होंगे, MK स्टालिन होंगे, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे, इस तरह के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद होंगे। और जब एक स्वर से यह बात किया जाएगा कि देश का मूड क्या है, देश की पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती है, राजनीतिक भावना क्या है, तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में यह मैसेज जाता है कि भारत अब एकजुट हो चुका है और एकजुट होकर के बात कर रहा है। अभी तुरंत जैसा कि फॉरेन एक्सपर्ट जो बात कर रहे थे रविंद्र जी, ये कह रहे थे कि जितना वाइडर कंसल्टेशन लिया जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि पॉलिटिकल डिवीजन देश के अंदर इस मौके पर
पूरी दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अगर उनकी डिप्लोमेसी देखें वो भी काफी एग्रेसिव होती है, सैन्य ताकत भी उन्होंने जब जरूरत पड़ी है तो उन्होंने दिखाया है। और जिस तरह का लैंग्वेज नरेंद्र मोदी ने चंद लाइन में इस्तेमाल किया था, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, वो अपने आप में काफी है ये मैसेज देने के लिए कि आप इसको पुराना भारत ना समझें, ये भारत सक्षम है। क्योंकि ये सरकार के जो जवानों ने गलवान वैली में भी जिस तरह से चाइनीज फेस ऑफ में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री के शब्द बता रहे हैं, उससे साफ है कि भारत किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और आज ऑल इंडिया पार्टी की मीट करके और उसके बाद जो मुझे लगता है जो बयान आएगा वो बताएगा कि इस मुद्दे पर पूरा भारत एकजुट है। जी भूपेश। प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, विंग कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया साहब ने तैयारियों का जायजा लिया है। चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने तैयारियों का जायजा लिया। एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा रहा है। लग रहा है कि चीन के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो कहीं कामयाब भी होती जा रही है। 10 सैनिकों को, जिसमें 2 मेजर हैं, उनको भी छोड़ा है चीन ने दबाव में आकर। चीन दबाव में आएगा क्योंकि जब पोस्चर ये देखा गया है, खासकर जब एयरफोर्स आ जाती है सीन के ऊपर, तो चीज़ बड़ी सीरियस बन जाती है। मैं तो अभी एक इजरायली अफसर से मैंने आज बात करी जी, उसने तो ये बोला कि हम होते तो हम पहले दिन ही, जब हमें पता चला था कि चीन हमारी धरती में घुस रहा है, हमने तो उसके ऊपर फाइटर अटैक्स कर देने थे। हमने कोई इंतज़ार नहीं करना था, कोई नेगोशिएशन की बात नहीं। जब दुश्मन आपकी छाती पे बैठा है तब नेगोशिएशन नहीं होते। क्वेश्चन ये है, उसने ये बोला। पर हमने जो भी है, हमने सही कदम उठाया है अपनी पॉलिसीज़ के तहत, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिए वेरी क्लियर दी हैं। और एयरफोर्स के अब आने से दुश्मन को पता चल गया है कि अब जो उनके हमारे स्ट्राइक फाइटर 3 या 4 मिनट की दूरी पे हैं तो वो चांस नहीं लेंगे। माना उनके भी, चाइना के भी एयरफोर्स के भी जहाज हैं, पर हमारे जहाज दुश्मन पे अब हमारी धरती पे हमला कर रहे हैं, तो हमारा अटैक ज़्यादा कामयाब होगा। क्योंकि जो उनके जहाज आएंगे वो तो हमारी धरती पे हमें अटैक करेंगे, पर हम अपनी धरती पे दुश्मन को निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली गेन हमको होगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये एक बहुत अच्छा क्षण है। भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति दिखाई। ये भारतीय वायुसेना नहीं है, भारत ने अपनी शक्ति दिखाई है। और ये एक क्लियर मैसेज दुनिया को, चाइना को मिल गया है। और चाइना के समर्थक जो हैं अगल बगल में बैठे हैं, समझ जाइए मैं किसको कह रहा हूं, उन सबको भी मैसेज मिल गया है। बख्शी साहब, आऊँगा आपके पास। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेंद्र जी, सरकार पर राहुल गांधी का हमला जारी है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं फेलियर रही है। जब वर्चुअल रैलीज हो रही थी, बिहार चुनाव की जो तैयारियों में जो सरकार लगी हुई है, वो उनको छोड़ देना चाहिए था। उससे पहले देश ज़रूरी था, उससे पहले लद्दाख ज़रूरी था, उससे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ज़रूरी थी। क्या ये हमले इस सभा में, इस मीटिंग में भी जारी रहेंगे और इसके बाद भी जारी रहेंगे, या यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जाएगी जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब देश बिल्कुल एक साथ है? निश्चित तौर पर हम विपक्ष में हैं। हम सरकार से अपने घर में उससे हर तरीके की बात करेंगे, लेकिन जब हम कमरे से बाहर निकलेंगे तो देश एक भाषा बोलेगा। जो प्रश्न राहुल गांधी जी के हैं वही प्रश्न भूपेश कोहली के भी हैं। भूपेश कोहली उनको ना बोल पाए किसी कारणवश, अपनी जगह पर है, लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर भूपेश कोहली के भी वही प्रश्न है जो हमारे प्रश्न है, जो श्री राहुल गांधी जी के प्रश्न। लेकिन कमरे के बाहर जब हम निकलते हैं, सर्वदलीय बैठक करके निकलते हैं, तो देश एक भाषा बोलता है। दुश्मन को एक चीज का भान होना चाहिए, हमारे आंतरिक मतभेद हम आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, फिर एक होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर भिड़ेंगे, लेकिन दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए एक एक भारतीय उनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। एक एक भारतीय अपने देश से उनको खदेड़ करके मानेगा। इस चीज को लेकर के दुश्मन को कोई भी वो नहीं होना चाहिए, मुगालता नहीं होना चाहिए। हमारे आपस में क्या है ये हम जानते हैं,
लेकिन राहुल गांधी जी के जितने प्रश्न हैं, आप देखिए ना, पिछले 45 दिनों से वर्चुअल रैली होनी चाहिए थी या डिनायल मोड से को एक्सेप्टेबल मोड में करके दुश्मन को बाहर निकाल देना चाहिए था। ये रक्षा विशेषज्ञ साहब से पूछ लीजिए आप, प्रफुल्ल कोहली साहब, क्या नाम, बख्शी साहब से, कि क्या नाम, जैसे ही पता चला सरकार को कि 5 तारीख को उन्होंने हमारे अविवादित भूमि पर कब्जा किया है, पहला काम क्या होना चाहिए था? वर्चुअल रैली होनी चाहिए थी या दुश्मन को वहां से खेत कर देना चाहिए था? ये प्रश्न उठेंगे। लेकिन हाँ, सर्वदलीय बैठक के बाद निश्चित तौर पर भारत एक स्वर में था, एक स्वर में है और एक स्वर में रहेगा। दुश्मन को इसका अंदाजा लग जाएगा। आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा धोखे से किए गए हमले में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से भारत में चीन के प्रति आक्रोश है। लोग चीन के सस्ते सामानों की होली जला रहे हैं और चीन के कायराना हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की मोदी सरकार से मांग भी कर रहे हैं। पहले ये पैकेज देखते हैं, इसके बाद चर्चा। कोरोना वायरस महामारी और फिर चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश भर में चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग पहले ही जोर शोर से उठ रही थी। मंगलवार को तो सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की भी खबर है। चीन की इस धोखेबाजी से अब लोगों का गुस्सा और अधिक बढ़ सकता है, जिससे चीनी सामान के खिलाफ असली गुस्सा बाहर आ सकता है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है। हम चाइना से मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सोलर इंस्ट्रूमेंट्स, फार्मास्यूटिकल एपीआई जो कि दवाइयाँ बनाने का बेस सोल्यूशन है, वो तक इंपोर्ट करते हैं। तो ये कहना कि हम रातों रात इसमें आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये हमारे आज उद्योग को, हिंदुस्तान को ये दृढ़ संकल्प करना है कि आने वाले 2-3 साल में हमें इन क्षेत्रों में चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस बन गई है उसे खत्म करना है। आंकड़ों पर गौर करने के बाद ये समझ आएगा कि भारत में चीनी उत्पादों से दूरी बना पाना कितना मुश्किल है। देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। चीनी स्मार्टफोन से निजात पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसका दबदबा हर प्राइस सेगमेंट में है और R&D में भी ये काफी आगे है। भारत में टेलीविजन का बाजार 25,000 करोड़ रुपए का है। स्मार्ट टेलीविजन बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 42 से 45% और गैर स्मार्ट टेलीविजन मार्केट में 7 से 9% है। इस मार्केट सेगमेंट में भी हम चीनी माल से निजात पा सकते हैं, लेकिन ये बेहद महंगा पड़ेगा, क्योंकि गैर चीनी टेलीविजन 20 से 45% महंगे हैं। देश में होम अप्लायंसेस का मार्केट साइज 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 12% है। इस सेगमेंट में हम आसानी से चीनी माल से निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी चीनी कंपनी इस सस्ते उत्पादों के साथ उतरती है तो फिर बेहद मुश्किल होगी। देश में ऑटोमोबाइल कल पुर्जों का बाजार 7.27 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 26% है। इस सेगमेंट में भी चीनी माल से निजात पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए घरेलू या वैश्विक विकल्प ढूंढना आसान नहीं होगा। देश में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं, जिसमें 66% लोग कम से कम एक चीनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इस सेगमेंट में चीन से निजात पाना आसान है, लेकिन भारतीय यूजर्स को टिकटॉक जैसे ऐप से मोह को त्यागना पड़ेगा और इसका विकल्प ढूंढने में भारत को अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। देश में स्टील मार्केट का साइज 108.5 मीट्रिक टन का है, जिसमें चीनी माल की हिस्सेदारी 18.20% है। इस सेगमेंट में हम चीनी माल से आजादी पा सकते हैं, लेकिन ये कठिन होगा। कुछ उत्पादों के लिए चीन की कीमत के बराबर के उत्पाद खोजना मुश्किल होगा। भारत में फार्मा एपीआई का मार्केट साइज 15,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 60% है। इस सेगमेंट में भी चीनी माल से निजात पाना बेहद कठिन होगा। अन्य स्रोत महंगे हैं और बड़ी केमिकल फैक्ट्रियों के आड़े कई तरह की मुश्किलें आएंगी। लद्दाख सीमा पर चीन की ओर से हिंसक झड़प करने और अतिक्रमण के जवाब में भले ही चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। भारतीय उपभोक्ताओं की सस्ते चीनी सामान पर अत्यधिक निर्भरता और इंडस्ट्री को अपने तमाम उत्पादों के लिए चीनी सामान के आयात की जरूरत के चलते ऐसा हो पाना मुश्किल है।
चीनी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में कमी को लेकर यदि सरकार की ओर से कोई नीति लाई जाती है तो फिर आने वाले समय में भारत में चीजों के दाम कुछ समय के लिए बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप दवाओं की कीमत को देख सकते हैं। कोरोना संकट के बाद फार्मास्यूटिकल तत्व 6% से 167% तक महंगे हुए हैं। इसकी वजह जनवरी के बाद से ही चीन से आयात का प्रभावित होना है। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, जियोमी कॉर्पोरेशन और टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये ऐसी कुछ कंपनियों के नाम हैं जिसके ग्राहक और निवेशक दोनों देशों में हैं और जिसके बिजनेस पर इस तनाव का सीधा प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, देश में तमाम टेलीकॉम कंपनियों में चीन द्वारा लिए गए टेंडर को भी रद्द करने की बात की जा रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय आत्मनिर्भर भारत बनाने की है, तो निश्चित रूप से हमें विदेशी कंपनियों के लिए माहौल तैयार करना होगा, जिसमें लेबर लॉ, टैक्स स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, सस्ते लेबर जैसे तमाम चीजों में हमें बदलाव करना होगा। यूएस चाइना ट्रेड वॉर पिछले 2 साल से बढ़ती जा रही है और अब बहुत इंटेंस हो गई है। ऐसे में आज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फंड्स, यानी एफडीआई। यूएस से हमें एफडीआई मिल सकती है। यूरोपियन इकोनॉमीज भी चाइना को आज पसंद नहीं कर रही कहीं। ऑस्ट्रेलिया से एफडीआई आ सकती है। इवन चाइना के पड़ोसी यानी साउथ कोरिया और जापान से भी हमें एफडीआई आ सकती है। तो इस समय क्योंकि चाइना को लेके ग्लोबल माहौल चाइना के खिलाफ बन रहा है, ऐसे में यहाँ पे ग्लोबल एफडीआई आ सकती है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हम बूस्ट कर सकते हैं। और आज की तारीख में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। चीन की चालबाजी का न सिर्फ बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जवाब देना जरूरी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका घेर कर उसको अलग थलग करने की कोशिश, जो कि पहले ही अलग थलग पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ घरेलू मंचों पर हम क्या कोशिश कर सकते हैं, इस पर भी। वैभव, जो आज ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें सरकार कहीं ना कहीं ये विश्वास भी दिलाएगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, देश को, कि ना सिर्फ बॉर्डर बल्कि तमाम और मंचों पर सरकार ने अपना मोर्चा खोल दिया है। बीएसएनएल की बात करें, रेलवे की बात करें, तो कहीं 100,000 करोड़ की चोट चीन को दे सकते हैं। आर्थिक मंदी के दौर में कोई भी देश ये सहन नहीं कर पाएगा। मेरे को ये चीज कोई नई बात नहीं लगती है। सरकार 2014 में जब से आई है तब से आत्मनिर्भर भारत पे और मेक इन इंडिया पे ऐसे कार्यक्रमों पर ऑलरेडी सरकार बहुत पुरजोर काम कर रही है। आज की तारीख में हम हर थोड़े टाइम में इस चीज को उठाते रहते हैं संगठनों के रूप से, लेकिन यदि आप जनता के रूप से देखें तो जनता को अभी भी ये समझ नहीं आ रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को ब्रेक करना है और खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और आप ये भी देखें कि नेहरू जी के समय में 1970 में कांग्रेस के समय में, अब देखिए बात घूम फिर के कांग्रेस पे आ जाती है, सारे तथ्य कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं और मेरे मित्र कांग्रेस से बोलेंगे कि मैं गलत बात करता हूँ, गंदी बात करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी बोल लेता हूँ। अगर कटाक्ष का सामना करना पड़ेगा तो करेंगे। तो 1970 में अगर आप देखें तो सबको ये पता है कि इंडिया डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट से घिरी थी और उस समय से लेकर एक डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट की नीति जब चली थी नेहरू जी और इंदिरा जी के टाइम में, तो वो सारा एक नीति ऐसी चली थी कि इंडिया में एक्सपोर्ट की क्वालिटी डाउन करके इंपोर्ट करना शुरू किया था। आप अगर देख लें इंपोर्ट कब से शुरू हुआ था तो करीब 1970 के अर्ली 70s में शुरू हुआ था और तब से आज तक ऐसा चल रहा है। उससे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग हो ही रही थी, नहीं भी हो रही थी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करें। तो क्या है कि सरकार की इतने सालों की पॉलिसीज को चेंज करने में और जनता को समझ आने में थोड़ा समय तो लगेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जनता को इस समय सरकार का मैसेज बड़ा क्लियर है कि आत्मनिर्भर भारत से ज्यादा ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें चाइना को हर्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिकली। आज की तारीख में लड़ाई के कई तरीके होते हैं। हम शब्दों से लड़ाई लड़ सकते हैं, हम आईटी से लड़ाई लड़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और हम इकोनॉमिक तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। केवल मिसाइल छोड़ना और बमों को गिराने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, गोलीबारी करने से लड़ाई नहीं। सुरेंद्र जी, पूरी तरह से सरकार जो है वो तैयार है हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने के लिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, चाहे वो घरेलू स्ट्रेटजीज हो, चाहे वो बॉर्डर हो, सेना हो, तमाम मुद्दे ऐसे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जितने पिछले सालों में ये काम किए हैं उसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है, हमारी एयरफोर्स उतनी आधुनिक नहीं हो पाई है, ये आरोप। जवाब
भूपेश भाई, फिर मैंने कहा ना, ये जिन जैसे लोग हैं जो ना जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, सिर्फ एक वो अमित मालवीय का IT ट्रॉल का इनका मुखिया है, वो क्या नाम, क्या बोलूं उसको मैं, उसकी भाषा को ये वो करने लगते हैं। जब 1948 में भारत की आजादी हम लोगों को हुई और सरकार हमारी बनी है 1948 में, 1760 करोड़ रुपए का बजट था। उसमें हमने भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के प्रथम हरित क्रांति से लेकर IIT से लेकर के एम्स से लेकर के और क्या नाम भाभा एटॉमिक से लेकर के परमाणु विखंडन से लेकर के, और जितना हमने आत्मनिर्भर भारत को, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से लेकर के, जितने हमारे जो आज की डेट में लोग जो सार्वजनिक उपक्रम बेच करके पैसा कमा रहे हैं, ये निर्लज्ज लोग कि क्या नाम अपने बाप दादाओं के बनाए हुए महलों को और बाप दादाओं की बनाई हुई फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं, वो किसने बनाई है इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। 2014 में जब हमने सत्ता छोड़ी थी भूपेश भाई, तो उस वक्त चीन से हमारा आयात जो था वो लगभग 4.9% था, और आज वो बढ़कर के जो 2014 से और 2020 के बीच में 29% हो गया है। तो आप बताइए, लगभग 5% से आयात बढ़कर के 29% हो गया। 24% की बढ़ोतरी जो है वो किसके शासन में? चलिए, अपने अपने दावे मौजूद हैं। इस बीच रविंद्र सचदेवा के पास चलेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात करें, तमाम बड़े मुल्कों की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल की अगर बात करें, तो वो उनके लिए कितना मैटर करता है ये डिस्प्यूट, और वो कितना इंटरेस्टेड होंगे इसको सुलझाने में? रविंद्र। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक मैटर ये डिस्प्यूट सबके लिए कर रहा है, पर हर प्लेयर, हर कंट्री इसमें अपना एडवांटेज भी देखेगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो सब कंट्रीज एक दूसरे की बेनिफिट उठाएंगे इस मैट्रिक्स में, और चाइना के खिलाफ या चाइना के अगेंस्ट एक कंसोर्शियम टाइप बन सकता है या बन रहा है। तो अब बात यह कि उसमें भारत कितना एक्टिव रोल प्ले करे, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट? अमेरिका कह रहा है ऐसे करो, हम कह रहे हैं क्वाड बनाओ, हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी प्रोएक्टिव है इस समय, एक ये प्रश्न होगा। और किन किन देशों के साथ हम किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की, किस तरह की कोऑपरेशन की, और किस तरह से चाइना के अगेंस्ट हम प्रेशर डिप्लोमेटिकली ला रहे हैं, वो हम लाएंगे अपने एंगल से, पर जो दूसरे लोग हमसे जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे अपने एंगल से, राइट? तो अगर अमेरिका हमारा साथ चलेगा तो अमेरिका का जो प्रिज्म है चाइना को देखने का, अमेरिका उसमें भी चलना चाहेगा। अगर जापान हमारे साथ जुड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ जुड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया इसलिए जुड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद चाइना से इस समय भिड़ा पड़ा है ट्रेड को, मैटर को लेकर के, और चाइना उसे धमका भी रहा है, राइट? तो हर नेशन अपने लिए मैक्सिमम ट्राई करेगा गेन आउट करना इसमें। बट मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूं, जो अभी इकोनॉमी की बात हो रही थी उसमें मैं दो चीजें कहूंगा, फिर अलाउ मी प्लीज। वन, ये सारी डिस्कशंस चल रही हैं, क्या होगा, हम आत्मनिर्भर होंगे, आपने इतना अच्छा भी वो पैकेज था आपका कि इंडिया कितना इंपोर्ट करता है इत्यादि वगैरह, राइट? इसमें कितना फर्क पड़ेगा, आई डोंट नो। मेरा पॉइंट ये है, इस समय हमें जो देखना है, हम कह रहे हैं कि हम चाइना के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं, हम एक और बहुत बड़े ट्रैप में फंसने जा रहे हैं चाइना के साथ, और हम बड़े मजे से चले जा रहे हैं। यू नो व्हाट? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमोटिव सबसे बड़ा सेक्टर्स में से होता है कंट्री का, और एनर्जी सेक्टर, राइट? आई विल कम टू एनर्जी क्यों। इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉन पोल्यूटिंग है, चलिए अच्छी बात है, क्लाइमेट चेंज विच वी नीड एंड ऑल। हम कह रहे हैं हम इसलिए बैटरी वाली ला रहे हैं क्योंकि हम सऊदी अरेबिया से ऑयल के डॉलर्स नहीं भेजना चाहते, चलो ठीक है। पर ये जो पूरी हमारी सेक्टर बैटरी पे जा रहा है, ये बैटरी आ कहां से रही है? इस बैटरी का रॉ मटेरियल क्या है? ये लिथियम इज द रॉ मटेरियल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, और सारी टेक्नोलॉजी चाइना की है। अब 5 साल बाद हम आत्मनिर्भर अभी बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे चैलेंजेस को ढूंढ के इमीडिएट काम करना चाहिए, अदरवाइज 5 साल बाद हम चाइना से इसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो और इसी रॉ मटेरियल पे। एक अच्छा पॉइंट रेज किया आपने रविंद्र, आऊंगा आपके पास। सुमन कुमार समय संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से हमारे साथ मौजूद है, नहीं जा पा रहे थे। बख्शी साहब, सुमन के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमन, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, मीटिंग की क्या तैयारी है, कौन कौन से दल, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होने वाले हैं, और इस मीटिंग के पिन पॉइंट्स क्या रहेंगे? देखिए, मीटिंग की तैयारी लगभग पुख्ता हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें है कि सोनिया गांधी से पहले ही राजनाथ सिंह बात कर चुके हैं। तो सोनिया गांधी क्योंकि विपक्ष के नेता, एक विपक्ष के नेता नहीं रहते हुए विपक्ष के नेता हैं, जो संसद उन्हें संसद में वो पद नहीं मिला है, बावजूद इसके वो सबसे महत्वपूर्ण
घटक के तौर पे सामने आएंगी। उसके बाद दूसरे टीडीपी से लेकर तमाम सारे ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हो रही हैं। उसके बाद जेडीयू से नीतीश कुमार खुद ही इसमें शामिल होंगे। तो तमाम सारे शिरोमणि अकाली दल के भी जो चीफ हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो जितने लगभग सभी सिर्फ 3-4 दलों को छोड़ के जिनके संसद में 5 सदस्यों से कम जिनके एमपी हैं, जैसे आरजेडी है, आरजेडी के अभी हम देख रहे थे संसद भवन के अंदर ही वो महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया है आरजेडी के नेता, और उनका विरोध यही था कि हम कम से कम बिहार में या हम इससे पहले सत्ता में रह चुके हैं, हमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता है इनकी। 5 बजे से इसकी शुरुआत होगी। वर्चुअल सिस्टम में मैं अभी वहीं खड़ा हूं, मैं आपको वही बताना चाहूँगी। यहाँ लगभग पूरी तैयारियां हैं, तमाम सारी जांच वाँच हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ मीडिया वाले जो हैं बाहर खड़े हैं। हम लोग सिर्फ यही इंतजार करते हैं कि अंदर से वर्चुअल शॉट्स जो हैं वो आए और बाहर हम अपने दर्शकों को दिखाएं। तो तैयारियां इनकी पुख्ता है और उम्मीद यही करते हैं कि इसमें एक सामूहिक डिसीजन लिया जा सके, क्योंकि अलग अलग दल के अपने अपने राय हैं, अपनी अपनी बातें हैं। राहुल गांधी बार बार अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, लेकिन उनको भी हम बिल्कुल पूरी तरह से खारिज नहीं करेंगे। कई जगहों पे हमने देखा है कि विपक्ष अगर वो मुद्दा उठाता है, कुछ वक्त के लिए विवाद बनता है, लेकिन उस मुद्दे में दम होते हैं। तो इसलिए उनकी बातों को भी तवज्जो दी जाएगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रधानमंत्री कैसे इन विपक्षी दलों को संतुष्ट कर पाते हैं या उनकी बातों को कैसे पॉजिटिवली ले पाते हैं, क्योंकि कई सारे मसलों में सिर्फ एक बैठक मात्र से ही बात बनती है। डिसीजन सिर्फ सीधे सीधे पीएम का ही होता है। यहाँ भी उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ बातें जो विपक्षी दलों विश्वास में लेने की बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नेता हमारे साथ भी बैठे हैं। उनका ये कहना है कि ठीक है, अंदर खाने जो भी बात होगी, लेकिन जब कमरे से बाहर हम निकलेंगे तब हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है, सरकार को सपोर्ट कर रहा है, सेना को सपोर्ट कर रहा है। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आप क्योंकि बिहार चैनल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार चैनल के संपादक हैं, राजनीति को वहाँ की बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, किस तरीके से आरजेडी इसको ले रही है, न्योता नहीं मिला, अपमानित महसूस कर रही है? देखिए, आरजेडी अपमानित महसूस कर रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि जो यहाँ सदन में नेता हैं मनोज झा, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए साफ नाराजगी जाहिर कर दी, और तेजस्वी यादव ने भी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया पूछ करके ये साफ कर दिया कि इस सर्वदलीय बैठक में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन भूपेश, मैं इस सर्वदलीय बैठक की जो मुझे खासियत पहले से ही नजर आ रही है, वो मुझे ये नजर आ रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस जो इंडिया चाइना के बीच में जो लद्दाख में हुआ है उसमें एक स्वर में बात करेंगी, क्योंकि इसका इंडिकेशन मुझे इस बात से दिखाई पड़ रहा है कि अभी कोरोना के मुद्दे पे जिस तरह से ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में जिस तरह की तूतू में चल रही थी, और ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि वो मीटिंग में शामिल होंगी, शिरकत करेंगी, और ये इंटरनेशनल मुद्दा है, ये बाहर से हमारी लड़ाई है, इस पे वो सरकार के साथ रहेंगी। और अभी देखिए, अपने इस कार्यक्रम में भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि कमरे के अंदर हम सरकार की खिंचाई कर सकते हैं, ये विपक्ष का काम है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम एक नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर ये दुनिया को दिखाने की कोशिश होगी कि तमाम दल एक साथ हैं, उनका स्वर एक है, और वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। जो हमें अपने आंखें दिखा करके डराने की कोशिश करेगा, उससे हम डरेंगे नहीं। और इसका बेहतर प्रदर्शन हमारे सैनिकों ने भी गलवान वैली में किया, जब उन्हें अचानक इस तरह की बात फेस करनी पड़ी। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें आरजेडी ये बात जरूर कहेगी कि जो आरजेडी जो क्षेत्रीय दल है उसको कैसे प्रधानमंत्री लगातार तिरस्कृत करते रहेंगे। तो जहां करते रहे हैं, तो जहां पॉलिटिकल स्कोर लेना होगा वहां आरजेडी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इस मीटिंग में खुद नीतीश कुमार शिरकत। आता हूं, बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो तमाम बातें पॉलिटिकल पार्टीज की हो गई, सर्वदलीय बैठक हो रही है, वहां पर किस पार्टी को बुलाया है, किस पार्टी को नहीं बुलाया है, क्या करना है, एकता दिखाने की कोशिश होगी। विपक्ष जो है वो नुक्ताचीनी करेगा, सरकार को कुछ सुझाव देगा, जब बाहर निकलेंगे तो सब एकजुटता दिखाई देगी। बख्शी साहब, सेना के मन में क्या चल रहा है? वायु एयर चीफ मार्शल जो है वो दौरा कर रहे हैं बॉर्डर्स का। जी देखिए, एयर चीफ मार्शल दौरा कर रहे हैं, क्रूशियल जगह गए हैं, और एयरफोर्स क्या में थोड़ी सी ये जरूर बात है कि जब आपकी धरती के ऊपर दुश्मन आ जाता है तो सबसे पहला काम एयरफोर्स का होता है कि उसको स्ट्रेट अवे ख़त्म करे। जी, ये मैंने पहले बता दिया। एक इजरायली ऑफिसर से बात कर रहा था जिसने बेका वैली की लड़ाई में भाग लिया था, और उसने ये बोला
कि अगर अगर हमारे पर चाइना आता तो पहले दिन ही हमने उसको अटैक करके अपनी धरती से निकाल देना था। लेकिन ठीक है, इजराइल के सर्कमस्टांसेस भारत के सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं। क्या हमारे सर्कमस्टांसेस इजराइल से मेल खाते हैं? क्या हम इतनी आसानी से उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं? बाकी चीजों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, देखिए बाकी चीज पे ध्यान आप करते जाइए, आप बातें करते रहिए, पर एटलीस्ट अपनी धरती से उसको निकालिए। अब वो अलग कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? जी। जो बातें चल रही हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, जो कमर्शियल फ्रंट पे, वो चलती रहेंगी। आपको उसकी धरती से निकालना है जो आग घुसा हुआ है, और उसने परफिडी करी है, धोखे से हमारे लोगों को मारा है, हमारी धरती में आया हुआ है, और हमको पता है 20 किलोमीटर कॉन्वॉय अंदर आ रहा है, उसके एक ब्रिगेड, आर्मर्ड ब्रिगेड एक पूरी आ गई है अंदर, और एक पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड आ गई है अंदर गलवान वैली में। और अब अभी भी किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? ये मैं पूछ रहा हूं। हमारे को खैर अभी एयरफोर्स आ गई है, अब काम शुरू हो जाएगा। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा कार्य अब शुरू होने वाला है। बख्शी साहब, लेकिन 4 दिन पहले सेना के ऊपर जो सेना ने जो दबाव बनाया है वो भी कहीं ना कहीं काम आता दिखाई दे रहा है। गलवान घाटी में 10 सैनिकों की रिहाई के बाद भारत चीन के अधिकारियों की एक बार फिर से वार्ता शुरू हो गई है। मेजर स्तर के अधिकारी हैं, इनके बीच वार्ता चल रही है। लगता है आपको कि इसका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? बिल्कुल, जो बातें चल रही हैं निष्पक्ष निकलेगा, मैं ये बात मानता हूं, पर बातें चलने से पहले चाइना को निकल जाना चाहिए था हमारी धरती से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, हमने वो कदम उठाया, गलत है, सही है, छोड़ दो। अब जो बातें चलेंगी उसके बाद जो पक्ष निरपक्ष जो निकलेगा रिजल्ट, वो हमारे हक में होना चाहिए, जहां तक हमारी धरती का सवाल है। बाकी जो बात करेंगे, जैसे 1993 और 96 में डिसाइड कर लिया था कि हम मिलेंगे तो अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, ये इत्यादि इत्यादि, ये सेना ने एक्सेप्ट, मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो नहीं करता। मैं नहीं हूं, किसी ने कर लिया, पर अब जो निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, उसके हिसाब से भारत की भूमि से चीन को बाहर होना पड़ेगा। या आप कह दें कि हम अपनी भूमि चीन को दे रहे हैं, या वो बोलिए या ये बोलिए। ये नहीं कह सकते कि हाँ सोचेंगे, करेंगे, बात करेंगे, ये सब बहाने हैं। हमको उनको यहां से निकालना है, और हमारी गवर्नमेंट ने ठीक कदम उठाया है। अब उनको निकालने की बात आ रही है, इसीलिए एयरफोर्स आई है। रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद है। आता हूं सर आपके पास। रविंद्र, कितना आसान लग रहा है जिस तरीके से बख्शी साहब कह रहे हैं कि एयरफोर्स आ गई है और चाइना को पीछे धकेल दिया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मंच की अगर बात करें, 2 दशक से ज़्यादा का आपको तजुर्बा है, एक्सपीरियंसड हैं आप, लगातार अंतर्राष्ट्रीय जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उस पर हम आपका रिएक्शन लेते रहते हैं। यहाँ पर अगर गुटबाजी की बात होती है, अमेरिका कितना सपोर्ट करेगा, रशिया कितना सपोर्ट करेगा, तमाम और देशों से कितना सपोर्ट मिल पाएगा, और चाइना की क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है अगर स्मॉल वॉर भी होती है तो? ये देखिए, जो बख्शी साहब कह रहे हैं, जनरल साहब, ये बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही डीप बात कह रहे हैं। इसको 2 तरीके से हमें लेना चाहिए जी। मेरे ख्याल से जो अभी एयरफोर्स आई है, और अगर हमारी एयरफोर्स एक्शन में आती है, उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होगा वर्सेस की या निस्बत की। जैसे साहब अभी कह रहे थे कि जिस समय इनके चाइनीज हमें पता चला अंदर आए, उसी समय एयर अटैक करके आप मामला रफा दफा कर देते जितना, राइट? उसी समय गर्मा गर्मी में करते एयर एक्शन, उसका बात और इम्पैक्ट अलग होता वर्सेस की अगर अब हम करेंगे तो मेरे विचार से इसको बहुत सोच विचार के किया जाएगा इसको, क्योंकि अगर हमारी तरफ से मानो एयर एक्शन, क्या होगा? बॉम्बिंग होंगी ना, जो वहां पे चाइनीज फोर्सेज है उनकी, राइट? ये हम कह रहे हैं फंडामेंटली वो होगा, तो कितनी वहां से डेथ्स होंगी, कितना तहस नहस होगा मामला। ऐसे में ये मामला ज्यादा बढ़ जाएगा मेरे विचार से। तो पर किस एंगल से करा जा सकता है, आई डोंट नो, एंड ऑफ कोर्स हमारे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बेटर इस चीज को मैनेज करेंगे। पर मेरे विचार से अगर इस समय कोई ज्यादा इस तरह का एक्सटेंसिव कैंपेन हो गया, एक्सटेंसिव मैं कह रहा हूं, एक आध, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन, बट मिनिमली अगर एयर एक्शन हुआ, मिनिमल एयर बॉम्ब्स लेट्स से, राइट, या मिसाइल्स में भी चल जाएंगे। आई थिंक कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप ग्राउंड मिसाइल्स वगैरह चलाइए, उसका डिफरेंट मीनिंग जाता है दुनिया में, राइट? अगर आप बाय एयर कुछ कर रहे हैं, उसका मीनिंग डिफरेंट जाएगा। तो ये बहुत ही सुरेंद्र जी, किस तरीके की जो सलाह है, किस तरीके के इनपुट्स हैं, किस तरीके की बातचीत आप लोग करने वाले हैं सर्वदलीय बैठक में, इस बारे में अगर आप बताएं, क्या सुझाव होंगे कांग्रेस की तरफ से सरकार को? हमारी तो बहुत स्पष्ट बात है
कि हमारी धरती के 1 इंच पर भी चाइना का एग्रेशन हमें स्वीकार नहीं है। उसके लिए सरकार को जो कदम उठाने हैं, कांग्रेस पार्टी उन कदमों के पूरी तरीके से बगैर किसी नानुकर के, बगैर किसी बट के तैयार है। साफ सी बात है, ये सरकार बताए कि सरकार क्या क्या एक्शन करना चाहती है, और सरकार जो भी एक्शन करना चाहेगी अपनी भूमि से दुश्मन को हटाने के लिए, उन सारे एक्शनों पर कांग्रेस पार्टी सरकार के समर्थन में खड़ी है। हाँ, सरकार अगर उसके बाद ये पूछेगी कि और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो वहां पर जो एडिक्वेट हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो उनको वहां पर जवाब देगा। पहले लेकिन सरकार को बताना होगा कि उसकी क्या तैयारी है, सरकार कैसे दुश्मन के जो अवैध जो ऑक्यूपेशन दुश्मन ने किया है गलवान वैली में, उसको वो कैसे हटाना चाहती है, क्या उसका टाइम फ्रेमवर्क है, किस किस एरिया पर वो लगाना चाहते हैं, कौन से डिप्लोमेटिक चैनल खोले हुए हैं, कौन से उसने दुनिया में एमएसरी भेजे हुए हैं, कौन से दुनिया में एनवॉय भेजे हुए हैं, यूएन में वो क्या बात कर रही है, और दुश्मन को हटाने के लिए कितनी जल्दी वो एक्शन करने के लिए तैयार है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार की हर काम के कांग्रेस पार्टी सहित पूरा देश उसका साथ देगा। अब सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए, सरकार को राजनीतिक काम घरेलू बाद में कर लीजिए, बाद में कांग्रेस के एमएलए खरीद लीजिए आप, लेकिन इस वक्त जो है चीन को आप भगाइए, हमारा मुख्य उद्देश्य। चलिए वैभव, कितने सजेशंस आपको विपक्ष की तरफ से या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मिलेंगे और कितने उनको मानेंगे आप, ये इसका जवाब? भूपेश जी, मैं तो बड़ी चिंता कर रहा हूँ मेरे कांग्रेस के मित्र हैं और उनकी पार्टी की, कि उनको कितना स्ट्रेस है, कितना डर है, सहमने से है भाजपा की वजह से। लेकिन मैं उनसे नतमस्तक होकर माफी मांगूंगा कि हमारी बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं है कि आप लोग सब सहम जाएं राजनीतिक रूप से। आप लोग देश के विपक्ष हैं, और विपक्ष में मेरे को आशा है कि श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में आप बिल्कुल ढंग से करेंगे। और जहां तक मेरे काबिल दोस्त की पॉइंट्स हैं, जो सजेशंस हैं सरकार को, वो मैं बिल्कुल आंखों से उसका स्वागत करता हूं, और उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट्स बोले हैं। विपक्ष के रूप में उनकी जितनी समझ है उनकी पार्टी की, उसके हिसाब से वो सही पॉइंट्स हैं। लेकिन यदि जहां तक पॉइंट्स पे इनएक्शन की बात है, इसको करना है, क्रियान्वित कैसे करना है, कहां तक करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो मेरे ख्याल से सरकार जो है, जिसपे जनता ने वोट देकर बिठाया है 330 प्लस सीटों से, जो कि 3/4 रफली 3/4 टच करता है, तो वो मेरे ख्याल से वो सरकार कर बखूबी निभाएगी। और ये मैं सभी को, खासकर मेरे कांग्रेस के पार्टी के मित्र हैं, और सुरेंद्र सिंह जी का तो पता ही है कि मोदी सरकार के रहते हुए भारत की अखंडता और प्रभुता पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा सकता। चलिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि तमाम पॉजिटिव सजेशन सरकार को दिए जाएंगे। किस तरीके से सरकार आगे अपनी रणनीति बना रही है, सरकार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बारे में अवगत भी करा है, और हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा कमरे के अंदर, चाहे कोई भी बात हो। लेकिन जब कमरे के बाहर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज निकलेंगी तो पूरे देश के लिए एक ही आवाज़ उठेगी। सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। चलते चलते छोटा सा रिएक्शन सुमन आपसे। मीटिंग शुरू होने में 5 से 10 मिनट का वक्त है, कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, वर्चुअल मीटिंग है, क्या तैयारी? सर, मैं वही तैयारी आपको दिखा दूं कि कैमरामैन से करेंगे कि अभी मेरे सामने ही गृह मंत्री पहले पहुंचे हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं, जेपी नड्डा साहब भी आ चुके हैं, और तमाम सारे दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री निवास में पहुंच चुके हैं। तो यानी तैयारियां लगभग पुख्ता है। और मैं दूसरे हिस्से में आपको दिखाऊंगा कि ये जो गाड़ियां यहाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी गाड़ियां उनके कॉन्वॉय में जो लगी होती हैं वो गाड़ियां हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, प्रधानमंत्री निवास के बिल्कुल दूसरी साइड में। नागेंद्र से रिक्वेस्ट करें, नागेंद्र जरा उस जूम करें। तो पूरी तैयारी लगभग पुख्ता हो चुकी हैं। सारे नेता, बीजेपी के, एनडीए के जो जितने बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री निवास तक पहुंच चुके हैं, वो अंदर जा चुके हैं, और बैठकों का दौर जो है, जिनकी शुरुआत होनी है, वो चंद मिनट बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि औपचारिकता होती है कि अध्यक्ष को पहुंचना चाहिए। तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं, उसके बाद जेपी नड्डा साहब वो भी पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। चलिए, नजर बना के रखिए सुमन, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल वैभव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत, प्रफुल्ल बख्शी साहब, रविंद्र सचदेव, पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शिरकत कर रही हैं। आम आदमी पार्टी और आरजेडी उसमें उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त नहीं है, इससे वो खफा हैं।
नजर हमारी बनी रहेगी क्या कुछ होता है सर्वदलीय बैठक में और उसके बाद क्या कुछ होता है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत, सलाम।